हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सभी का एसएसटी की क्लास में स्वागत है। आज बच्चों हम शुरू करने वाले आप ही की बुक का चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नाम है द ग्रेट अपराइजिंग। ठीक है, द ग्रेट अपराइजिंग इज द चैप्टर नेम। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर में हम बेटा पढ़ेंगे अपना रिवॉल्ट 1857 का। या हमने बहुत सुना 1857 रिवॉल्ट 1857। तो आज हम देखेंगे बच्चों ये 1857 का रिवॉल्ट क्या था, क्यों हुआ, क्या रीजन थे इसके पीछे, ये रिवॉल्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें, हमेशा हिस्ट्री में हम ये रिवॉल्ट के बारे में हमेशा जिक्र होता है हमारा। तो क्यों होता है, किस लिए होता है ये रिवॉल्ट, ये रिवॉल्ट जो हुआ ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, इसके पीछे क्या क्या रीजन रहे थे, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों माना जाता है इस रिवॉल्ट को, इस रिवॉल्ट के बाद क्या क्या चेंजेस आए, कुछ आए या नहीं आए, इस रिवॉल्ट की वजह से किन किन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मतलब इस पूरे रिवॉल्ट की जो हिस्ट्री होती है ना, बैकग्राउंड से लेके फ्यूचर से लेके सब कुछ डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास में। ओके, करें, शुरू करें फिर। पढ़ना चाहते हो 1857 का रिवॉल्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। The revolt of 1857, also known as First War of Independence. इस रिवॉल्ट को हम कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, was the first significant attempt by Indian to end British imperialism. जो ब्रिटिश इंपेरिज्म है उसको एंड करने के लिए ये सबसे पहला रिवॉल्ट हुआ था। The 1857 revolt was a turning point in the history of India. ये एक टर्निंग पॉइंट रहा था बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसको ऐसे ही नहीं कहते फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसकी वजह से, इस वॉर की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी, बहुत चीजें अच्छी हुई थी एंड ऐसी चीजें हुई थी जो ब्रिटिशर्स भी देख के स्टार्टिंग में एकदम दंग रह गए, अच्छा ऐसा भी होता है। ठीक है, सो इट वाज रिजल्ट ऑफ ईयर ऑफ डिसकंटेंट अमंग द पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये क्यों था, क्योंकि लोग उस टाइम तक आते आते ब्रिटिशर्स के खिलाफ एकदम हार चुके थे। अब वो ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल भी कोलैबोरेशन नहीं चाहते थे, तो सब ने एक ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये मिलके एक रिवॉल्ट किया। अब इसका नेचर कैसे था, नेचर ऑफ द रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट का नेचर कैसा था। सो द नेचर ऑफ दिस रिवॉल्ट इज मच डिबेटेबल. In fact, from the point of view of its extent and the nature of its participation, the revolt is considered as the first struggle of Indian independence. ये first struggle था हमारी Indian independence का। ठीक है, the British historian of the time, however, called Sepoy Mutiny. क्या कहते थे उस टाइम पे? Sepoy Mutiny. There is no denying the fact that revolt was an organized movement. ये एक revolt एक organized movement था, मतलब पहले से pre-decided था. It possessed a national philosophy and represented a national outlook in the context of those days. In principle, it was directed against foreigner and represented a desire for independence. ये जितने लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे, ये चाहते थे, इनमें डिजायर थी, एक नेशनलिज्म की भावना थी, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना चाहते थे। ठीक है, जितने भी ये लोग थे, तो इसका नेचर कैसा था रिवॉल्ट का? एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी, है ना, दे हैव डिजायर फॉर द इंडिपेंडेंस। ओके, अब इस रिवॉल्ट का कॉज क्या था, द कॉज ऑफ द रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट के पीछे रीजन क्या था, क्यों हुआ, ये किस लिए हुआ। So there were several causes were led to the Great Revolt of 1857. Some of these are as follow. कुछ आपके लिए सामने लिखे गए हैं, जैसे लिखा है, सबसे पहला है पॉलिटिकल कॉज। इस रिवॉल्ट के पीछे पॉलिटिकल कॉज क्या था? So various policies of conscripts and annexations at different times not only affect the Indian ruling class but also sediments of a general पॉपुलेशन एज वेल। देखिए, जो ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसीज थी, जो एनेक्स कर लेना, किसी टेरिटरी को अपने अंडर कर लेना, है ना, किसी भी टेरिटरी पे अपना रूल स्टैब्लिश कर देना, ये रूलिंग क्लास ही नहीं, हमारे
जितने जनरल पॉपुलेशन है इसके सेडिमेंट्स को भी हर्ट कर रहे थे. सो द कॉन्सेप्ट्स वर फॉलोड बाय द पॉलिसी व्हिच प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द colonial government. This engraved the Indian rulers such as Rani Lakshmibai from Jhansi, Nana Sahib, the adopted son of decent Peshawar of Nawab Awadh, the Mughal Empire of Bahadur Shah II and the Rajput leaders Kuwar Singh. तो ये सारे जितने नाम मैंने बोले ये इस रिवॉल्ट में शामिल थे. ये लोग अलग अलग जगह से इन्होंने ये रिवॉल्ट को बढ़ावा दिया. कोई झांसी से, कोई बिहार से, कोई लखनऊ से, कोई अवध से. ठीक है, ये पॉलिटिकल चीज थी उसके पीछे. ठीक है, अब इसके पीछे इकोनॉमिक कॉज क्या था? इस रिवॉल्ट के पीछे इकोनॉमिक मींस इन द टर्म ऑफ मनी के रिलेटेड कैसा था? सो अ लार्ज नंबर ऑफ लैंडलॉर्ड लॉस्ट देयर जागीरदारी राइट्स. जो उनमें लैंडलॉर्ड्स की राइट्स थी उनके पास वो राइट्स उनसे छीन ली गई. दैट इज जागीरदारी राइट्स. Nearly 20,000 big landlords lost their land during the governor generalship of Dalhousie in the Deccan alone. मतलब बहुत सारे लोगों ने अपनी जो लैंड का जो ओनरशिप थी वो खो दी थी डलहौजी के टाइम पे. The reassumptions of rent-free tenure under the William Bentinck had disposed many landlords in their land. In our too many rich Tauladars becomes paupers overnight. The ordinary peasants also suffer a generosity under the new system of revenue settlement, which increases rural indebtedness immensely. The economic condition of the artisan and the indigenous merchants communities was equally deplorable. The British commercially policy completely ruined the Indian हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. जो उनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो बिग बिग लैंडलॉर्ड्स थे, उन सब लोगों को इन्होंने एक तरीके से ऐसे छोड़ दिया. इकोनॉमिकली दे डू नॉट अर्न फॉर देमसेल्फ, क्योंकि उनके पास ना तो लैंड थे ना तो कोई राइट्स थी. और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वो भी बिल्कुल एक तरीके से चली गई पानी में. ठीक है, अब इसके पीछे सोशल कॉज क्या थे, सोसाइटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कॉज थे? सो द ब्रिटिश सोशल पॉलिसी प्रूवन डिटर्मिनेंटल फॉर द होल इंडिया सोसाइटी. ये जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी ना, ये सिर्फ डेट्रीमेंटल थी, पूरी हमारी सोसाइटी के लिए सबसे खराब थी. दे डू नॉट, द ब्रिटिशर्स डिड नॉट वांट्स टू डू समथिंग फॉर अवर अपलिफ्टमेंट, फॉर द सोशल डेवलपमेंट. ऐसी स्कीम्स नहीं होती थी इनकी. ठीक है, so social reform measures the promotion of western education at the expense of oriental learnings, the introduction of railway, telegraphs and the disparaging of Hindu religions of the Christian missionaries etc. proven damaging of fabric of the traditional Indian society. तो ये हमारी जो सोसाइटी को ना, सोशल कॉज मीन्स यहाँ हमारी सोसाइटी को डिग्रेडेट कर रही थी या डेट्रीमेंटल बना रही थी हमारी सोसाइटी के लिए. हमारी सोसाइटी में जो अपनी वेस्टर्न एजुकेशन है इसको प्रमोट कर रही थी, और जो हमारी मदर टंग हिंदी लैंग्वेज थी इनको साइड करके अपनी जो कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है, इनको प्रमोट करने पे बल दे रही थी. ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन रेलवे सर्विस, टेलीग्राफ, ये सर्विसेज भी शुरू की थी. अब मिलिट्री कॉज क्या था इसके पीछे? सो द इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वर सब्जेक्टेड टू ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमिलिएशंस बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स. जो ब्रिटिश ऑफिसर थे इंडियन सोल्जर्स को बहुत ह्यूमिलेट करते थे, कुछ भी बोल दिया करते थे. वो ये नहीं समझते थे किसी को बुरा लग रहा है, नहीं थे टेल एनीथिंग. So they were paid merely amount as salary as compared to British and European troops. और Indians जो soldiers थे उनको बहुत कम salary मिल रही थी as compared to British and European soldiers के. So at every stage their religious sensibilities were hurt. The upper caste Hindu recruits particularly felt disturbed by the prospect of traveling overseas, which was so too taboo. ठीक है, तो मतलब यहाँ मिलिट्री तो थी ही, देख रहे हो ना. अब ये सारे कॉज को मिला के एक साथ ये मूवमेंट शुरू हुआ है. इसके पीछे इस 1857 रिवॉल्ट के पीछे इकोनॉमिक कॉज भी था, सोशल कॉज भी था, पॉलिटिकल कॉज था, मिलिट्री था एंड इमीडिएट कॉज भी था. इमीडिएट कॉज क्या था देखते हैं. द न्यू एनक्रिप्टेड राइफल वॉज इंट्रोड्यूस इन द आर्मी. ये जो राइफल का नेम है ना बेटा, ये इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी ने. अब देखिए इसमें पता क्या था, ये जो ये तो राइफल थी ना, इसको चलाने से पहले ऊपर से ना इसको छीलना पड़ता था. एक स्किन टाइप की थी, एक मांस टाइप का था, उसको छीलना पड़ता था. और वो छीलने के लिए वो जो स्किन सी थी वो थी मांस, वो मीट की थी, है ना, वो पिग का फैट था.
अब हिंदुइज्म में तो दे डू नॉट ईट पिग एंड ऑल दीज थिंग्स, तो इंडियन सोल्जर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम ये राइफल्स को वी डोंट यूज, क्योंकि इसमें जो आपको हमें स्किन निकाल के यूज करना पड़ता है वो स्किन हम नहीं निकालेंगे। सो वो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया। सो दे विल टेल, फिर ये इमीडिएट कॉज था कि जब इंडियन सोल्जर सारे साइड हो गए, बोलते आपको यूज करना आप करिए, हम नहीं यूज करेंगे ये राइफल्स को, बिकॉज इट हैज द पिग फैट इन इट। ओके, सो सो देयर कार्टिलेज वाज सिमर्स विद काउ एंड पिग फीट, इनके जो कार्टिलेज में काउ एंड पिग फीट फैट था। It was sin for the both Hindus and Muslim soldier to use their teeth to tear off these cartilage before use। देखिए उस cartilage को यूज करने से पहले उनको वो मुंह से ऐसे छीलना पड़ता, और वो छीलना पड़ता वो काउ और पिग का मांस था। बट द ब्रिटिश अथॉरिटी फोर्स इंडियन सोल्जर्स टू डू इट। अब ये इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे थे, नहीं आपने ऐसे ही यूज करना है, कोई बात नहीं। अब वो इंडियंस के तो ये सेडिमेंट्स और अपने रिलीजियस पे बात आ जाती है, क्योंकि वो लोग ये सब चीजें नहीं खाते थे, काउ एंड पिग का फैट, है ना। सो दिस वाज द मोस्ट पावरफुल एंड द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट। ये एक इमीडिएट एंड द मोस्ट पावरफुल कॉज था इस रिवोल्ट का, कि जब सारे सोल्जर्स ने मना कर दिया वी डोंट यूज दिस टाइप ऑफ राइफल बिकॉज इट इज अगेंस्ट आवर सेडिमेंट्स। अब देखो द कोर्स ऑफ द रिवोल्ट। अब इस रिवोल्ट का कॉज कैसा रहा, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए, अलग अलग इंडिया के अलग अलग कोनों से लोग आगे आए, सामने आए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े। ठीक है, सो द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम द बैरकपुर in Bengal in March 1857, where Mangal Pandey and Indian sepoy shut down the British officer of regiments, which was disbanded immediately. The news of beginning of the revolt spread quickly। ये जब रिवोल्ट की जो न्यूज थी पूरे के पूरे इंडिया में एकदम आंधी की तरह फैल गई। The actual revolt broke out in Meerut in May 1857. Some of the Indian soldiers were taken into custody for refusing to use of greased cartilage। काफी सारे इंडियन सोल्जर्स ने कहा था हम ये राइफल्स को यूज ही नहीं करेंगे। They killed the British officer, burned down their houses and released the prisoner। अब देखिए इंडियन सोल्जर ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हर जगह आंदोलन कर दिया, उनके घर जला दिए, उनके सारे प्रोडक्ट्स, उनकी जितनी चीजें थी सब हटा दी, जला दी, है ना। ये शो केस करने की कोशिश कर रहे कि वी आर नॉट विद यू। ठीक है, सो फ्रॉम मेरठ द सोल्जर्स मार्च टू दिल्ली वेयर दे वर जॉइन द इंडियन गैरिजन। अब देखिए यहाँ पे मेरठ से सारे के सारे सोल्जर्स आए दिल्ली में और इंडियन गैरिजन में तक वो गए। Bahadur Shah Jafar was proclaimed the empire of India. Within a short period of time, the revolt spread from the river Satluj to the Narmada। मतलब सतलुज में ऊपर नॉर्थ से पूरा साउथ तक पूरा ये रिवोल्ट फैल गया। अब कौन कौन सी जगह थी ये नोट कर लीजिए, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बनारस, झांसी एंड मेनी अदर प्लेसेस। राजस्थान एंड बिहार बिकेम द सेंटर ऑफ द रेवोल्यूशन। तो बिहार और राजस्थान यहाँ का सेंटर पॉइंट था इस रिवोल्ट का। ठीक है, इस रिवोल्ट का बिहार एंड राजस्थान इज द सेंटर पॉइंट। कुंवर सिंह डायरेक्टेड द कोर्स ऑफ द रिवोल्ट इन द बिहार वेयर नाना साहेब लेड इट फ्रॉम द कानपुर। सो नाना साहेब ने इस रिवोल्ट को लेड किया कानपुर से और आपके कुंवर सिंह ने इस रिवोल्ट को लेड किया कहाँ से, बिहार से। तो अलग अलग जगह से अलग अलग लीडर्स आके इस रिवोल्ट के अगेंस्ट हुए। राजस्थान एंड बिहार बिकेम द सेंटर ऑफ द रेवोल्यूशन। सो राजस्थान और बिहार सेंटर रहे थे। कुंवर सिंह डायरेक्टेड द कोर्स ऑफ द रिवोल्ट इन बिहार व्हाइल नाना साहेब लेड इट फ्रॉम कानपुर। अहमदुल्ला डायरेक्टेड द रिवोल्ट एट लखनऊ। हाकिम हसमुल्लाह at Delhi where Firoz Shah actively involved himself at Madurshu। तातिया टोपे took the leadership at ग्वालियर। सो मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं ना इनके बस नाम आपको याद होने चाहिए कहाँ से लेके, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से, झांसी से लड़ा था, है ना। सो द ब्रिटिश पावर इन द इंडिया वाज tottering and stood in the darkest hour of the time। सो मतलब अब ब्रिटिशर्स भी ना थोड़ा सा वो हो गए क्योंकि इतने सारे लोग उनके अगेंस्ट एक साथ आए, ऐसा कभी नहीं हुआ था उससे पहले। ठीक है, अब इस रिवोल्ट को सप्रेशन करने की बात हुई, तो सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, ये रिवोल्ट सप्रेस कैसे हुआ, सप्रेस मतलब कम कैसे किया गया एंड ये सारी चीजें। सो द सिख रेजिमेंट्स इन पंजाब रीनेम्ड अ फ्लू फ्रॉम द insurrection
Similarly, many parts of Rajasthan, South India, and the Kashmir remain under the British control. The Nizam of Hyderabad, the Begum of Bhopal, the King of Nepal, and the Maratha chieftain Sachinia of Gwalior came forward to help the British. कुछ लोग ऐसे भी है जो ब्रिटिशर्स की हेल्प की उन्होंने, ठीक है. Delhi was soon taken back by the troops under the leadership of General Nicholson. The aged Bahadur Shah II was taken prisoner and was deported at Rangoon, where he died in 1862. His two sons and grandsons were executed in front of him, while Lucknow fell to the British commander-in-chief. Colin Campbell, Rani Lakshmibai of Jhansi died fighting his heroically at Gwalior. Her comrade of arms, Tatia Tope, was captured and hanged to death. Kuwar Singh's too fell in battlefield. Nana Sahib was also defeated to Nepal, thus ended the first struggle of independence. देखिए अब यहाँ पे क्या आधे से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है ना. इस रिवॉल्ट को ब्रिटिश ने कैसे न कैसे करके बस सप्रेस करने की कोशिश की. आधे से ज्यादा लोगों को तो अपनी तरफ इन्होंने मिला लिया. जैसे आपकी जो आपका साउथ इंडिया है, राजस्थान का पार्ट, कश्मीर का पार्ट है ना, ग्वालियर से, ये तो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए, ठीक है. फिर आधे से ज्यादा रानी लक्ष्मीबाई डेथ हो गई इस टाइम पे, है ना. तात्या टोपे को कैप्चर कर दिया, हैंग कर दिया गया. जो ऐसे ऐसे लीडर्स थे जो उनको लग रहा था कि ये ज्यादा ही बहुत ज्यादा इस मूवमेंट को आगे लेके जा सकते, उनको या तो हैंग कर दिया, डाई कर दिया, मार दिया, या इस तरीके से कर दिया. अब देखते हैं कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट. इस रिवॉल्ट का कॉज क्या था, फेलियर. ये रिवॉल्ट आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, इतनी जब जोरों शोरों से रिवॉल्ट आगे पहुंचा तो ये दब क्यों गया. सो क्या रीजन थे, कॉज क्या था इसका फेलियर का. सो थ्रो द रेवोल्यूशनरीज फॉट voluntarily, they lacked in unified command and were unable to organize a united front. एक साथ लोग नहीं आए यहाँ पे, यूनाइटेड फ्रंट नहीं बन पाई, है ना. लोग अलग अलग जगहों से अपना वो शो कर रहे थे, बट एक साथ यूनाइट नहीं हो पाए. यूनाइट नहीं हो पाएंगे तो चीजें तो ठीक नहीं हो पाएगी, ठीक है. सो वी कैन से दे डू नॉट हैव यूनाइटेड फ्रंट. There was no coordinations among them and no clear-cut goals. इनके बीच में कोई coordination नहीं था, कोई गोल नहीं था कि कहाँ तक हमें कैसे जाना है, अगर हमें ये चीज को हासिल करना है, so how we can do. So Indian soldiers fought gallantly but without any efficient organization and any advanced army. There was no for planning before the outbreak of revolt. It was therefore quite easy for British troops and their efficient general to defeat the revolutionary. Of course, यही रीजन था, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने उनके खिलाफ आसानी से जीत हासिल कर ली. क्यों, क्योंकि इन लोगों के बीच में यूनाइटी नहीं थी, कोऑर्डिनेशन नहीं था, गोल नहीं था इनका, है ना. तो इसी की वजह से, इसी चीज का फायदा उठा के ब्रिटिशर्स ने ये सप्रेस कर दिया रिवोल्ट, ठीक है. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इस रिवोल्ट के बाद कुछ चेंजेस आया, कुछ पॉलिसीज में चेंज आया. लेट्स सी. सो देयर वाज बोथ इमीडिएट एंड अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट. ऑफ कोर्स इस रिवोल्ट के बाद इमीडिएट कॉज हुआ, रिवोल्ट हुआ, मतलब चेंजेस आए. सो एंड एज एन इमीडिएट fall out of revolt, the governance of India passed from hands to British East India Company to the company head of British Crown. अब यहाँ पे जो गवर्नेंस ऑफ इंडिया का जो पास किया ब्रिटिश इंडिया से, अब ये चले गया किसकी, ब्रिटिश क्राउन की तरफ इन 1858 में. So the news regimen was pronounced in the Queen proclamations. It expressed the British government willingness to harbor intentions to extend territory no more than the right, respected right, dignity and honor to the Indian princes. It was declared it was earnest desire to help the Indian in generals. But there was assurance where hollow and acute, or there was a hollow and actual gulf between the aligned government and the Indian could have been bridged. So the nationalism upsurge had begun. ओके. अब अदर पॉपुलर मूवमेंट इसके बाद क्या थे, कहां से और पॉपुलर मूवमेंट, कॉजेस क्या था इस रिवॉल्ट का, इफेक्ट क्या हुआ, एंड दैट द चैप्टर, ठीक है. ये कुछ 2-3 चीजें हमने और पढ़नी है और ये चैप्टर ओवर हो गया, ये ध्यान रखना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब अदर पॉपुलर मूवमेंट इसके साथ साथ और कहां से और भी कुछ मूवमेंट्स हुए थे शुरू. सो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट द फर्स्ट आर्म रेसिस्टेंस
put up the Indian against the British. ये पहला रिवॉल्ट नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे छोटे मोटे रिवॉल्ट छोटे लेवल पे होते रहे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो हम देखेंगे। और कौन से रिवॉल्ट और कौन से रेवोल्यूशंस हुए या मूवमेंट्स हुए इस रिवॉल्ट से पहले. So there had been a series of peasants and tribals uprisings which took place all through in 19th century. Besides, some other political religious movement continued to rankle and the brother in British even after the revolt of 1857. Same of the prominent uprisings was. देखिए अब ये अलग अलग जगह से कुछ revolts हुए हैं, हम देखते हैं. सबसे पहले revolt by the Sayyisi and Faris in Bengal in 1763. Revolt led by Wahhabis under the Shah Ahmad Bareilly between 1830 to 1870. The Fairzari revolt under the Dadu Mai and Bengal between 1837 to 1848. Revolt of Zamindari and local rule. Revolt led by Polgars, Zamindars of the South India, by Telu Tampi in Travancore in 1808, by Rani Chanderma in Kittur between 1824 to 1830, by Bundelas, etc. Sixth, tribal revolts in Bhims, Mundikas, Khasiyas and Santalas. So the revolt was finally suppressed by the beginning of 1859. After the revolt subsides, Lord Canning, the British Governor General, pardoned all the rebellions except those who were guilty of killing British subjects. The British nicknamed him Clemens Canning for having failed to take vengeance. So ये कुछ रिवॉल्ट थे बेटा, ये कुछ चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए. ओके, जो ये रिवॉल्ट जो 1857 से पहले जो चीजें हुई है वो है. ठीक है, आगे अब देखते हैं कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857. कॉजेस क्या क्या थे इस रिवॉल्ट के फेलियर होने के. ठीक है, so the revolt ended in utter failure because of several factors which are as follow. ये कुछ फैक्टर्स बेटा लिखे गए जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट का फेलियर होना हुआ. फर्स्ट है the mutiny was localized. It could not engulf the entire country to become all India struggle. ये एक all India level का struggle नहीं बन पाया. Sindhu, Punjab and Bengal remain unaffected while Rajputanas remain loyal to the British. Of course, ऐसे कोई लोग थे जो कुछ लोग ब्रिटिशर्स के साथ आ गए थे, है ना. तो ये मतलब एक तरीके से सब लोग नहीं इसमें पार्ट ले पाए. So the Gorkhas of Nepal and the Sachidas helped in the British to suppress the revolt. Of course, ये गोरखास लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में हेल्प किया. नेक्स्ट है द रिवॉल्ट लैक्ड अ सेंट्रल लीडरशिप. ऑफ कोर्स इसमें सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी. क्या नहीं थी बेटा, सेंट्रल लीडरशिप. ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वाज नॉट एन एक्सपीरियंस जनरल. तो रानी लक्ष्मीबाई क्या थी, एक एक्सपीरियंस जनरल नहीं थी. जनरल Bhakat Khan was brilliant tactician, but he was not in charge of whole show. The rebellions was brave and selfless, but ill-disciplined. Okay. Next is rebellions lacked of modern arms. इनके पास आर्म नहीं थे, है ना. ये भी रीजन था कि ये फेल हो पाए. इसमें सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी और कुछ एरियाज जो थे वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे. Next is the rebellion has no forward-looking program and no common place of action. The uprising in the different parts of the country was not well coordinated. Coordination नहीं था, unity नहीं थी, planning नहीं थी, organization नहीं था. इसकी वजह से fall down हुआ. And the fifth one, the rebellion leaders was brave and the patriotic, but they was not good general. So they lacked military training. इनकी military training नहीं थी. And sixth, the rebellions lacked resources both in men and money, whereas the British has immense and regular supply of men, money and arms. The telegraphic system and other means of communication enable them to procure help as and when they need it. ठीक है, तो ये कुछ बेटा मेन रीजंस थे कि मिलिट्री सपोर्ट नहीं था उनके पास, आपके पास एक कोऑर्डिनेशन नहीं था, यूनिटी नहीं थी. ठीक है, तो ये स्ट्रगल वहीं पे फेल हो जाता है. आगे देखते इफेक्ट ऑफ रिवॉल्ट. इस रिवॉल्ट का इफेक्ट क्या पड़ा, इस रिवॉल्ट का इफेक्ट क्या क्या पड़ा. ठीक है,
First step, beta, the revolt of 1857 marked the end of rule of East India Company by the act passed by the British Parliament in August 1858. The governance of India was transferred to British Crown. अब यहाँ पे governance किसके hand over कर दी? British Crown के. मैंने बताया ना इस रिवोल्ट के बाद में ये चीजें चेंजेस आई, ठीक है, कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके क्या हो गया, अब ये ब्रिटिश क्राउन के पास आ गए. नेक्स्ट है, अब मिनिस्टर इन द ब्रिटिश कैबिनेट नोन एज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. यहाँ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस देखेगा. सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा. थर्ड, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज बीन कॉल्ड एज वाइसराय ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे वाइसराय कहने लग गए गवर्नर जनरल की जगह. लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया. सो कैनिंग सबसे पहला वाइसराय बना इंडिया का. नेक्स्ट, इन नवंबर 1858 क्वीन विक्टोरिया sent a proclamation assuring the India for a better treatment. A general pardon was granted to the rebellion except those who were guilty of killing British subject. Of course, यहाँ पे एक pardon का announcement किया गया कि for the betterment of the for the better treatment to Indians. ठीक है. Next, a doctrine of lapse was abolished. Doctrine of lapse थी, इसको abolish कर दिया गया. ठीक है. And the prince was assumed the rights and the honor would be respected. And the crowns promised not to interfere in the social and religious practice of the people. And the last, Indians were henceforth to be associated with the administration and were be included in the legislative council. अब यहाँ पे इनको बोला इंडियंस को भी legislative council में include किया जाएगा, उनकी भी सीट्स होगी. तो ये कुछ रूल्स मतलब इस रिवोल्ट के बाद ये सब चीजें चेंज हुई. ठीक है. अब इस रिवोल्ट का नेचर कैसा था? सो द नेचर ऑफ एलिट्स एंड द प्लीजेंट पार्टिसिपेशन. एलिट्स मीन जो हाई क्लास और जो प्लीजेंट का पार्टिसिपेशन इसमें कैसा था? So during the revolt of 1857, the peasants of the most of Awadh and the western Uttar Pradesh forget their oppressions by the local zamindars and join hands with them against the British government. They play a heroic part and displayed a great military skills, and achieve victories. However, they had to pay very bitterly for this display for patriotism. After the revolt was crushed, the land of the peasants was treated as a property of zamindars and they were reduced from the status of proprietaries so that the tenders at will of their own formal lands. The peasants of the Meerut divisions were made to pay some additional costs as a punitive imposed for the participation in the revolt. The elite Indians, however, did not support the rebellions. Of course, ये जो elite class थी, इन्होंने support नहीं किया. Of course, जो peasants farmer community थी, उन्होंने तो पूरा support था. So that they believed that the British was destroying the feudal forces in the country and beginning a new era of progress in the country. तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर आपका 1857 का. हमने इसमें क्या क्या चीजें देखी? रिवोल्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजन थे, क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं एंड इसके इफेक्ट्स क्या हुए इस रिवॉल्ट के बाद. ठीक है, ये सारी चीजें. अब ये समरी आपके लिए इजी हो जाएगी और ये चैप्टर हो गया खत्म. यहाँ पे बताओ किस किस बच्चों को ये चैप्टर समझ में आया? सबको? फिर क्वेश्चन आंसर्स करें. चलिए करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट कहां से हुआ? मेरठ से. ठीक है. Second, the new rifle that was introduced in the British Army was encrypted rifle. Option number D. Third, the Bahadur Shah Jafar died in the Rangoon of 1862. Fourth, the British commander-in-chief Lucknow was कौन थे? बिल्कुल सही, जनरल कैंपबेल. नेक्स्ट, अब कुछ fill in the blanks है. चलिए फर्स्ट fill in the blank. Describe the revolt of 1857 as the first war of independence. कौन से रिवोल्ट की बात हो रही है? कौन से रिवोल्ट की बात हो रही है जिसको हम रिवोल्ट 1857 describe the revolt of 18. अच्छा, so the first question is that fill in the blank. Describe the revolt of 1857 as the first war of Indian independence. ये पता है किसने बोला था कि ये 1857 का रिवोल्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था? इसका नाम है विनायक दामोदर सावरकर. नाम सुना है? विनायक
दामोदर सावरकर। ठीक है, तो ये थे वो पर्सन जिसने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। नेक्स्ट, द रिवोल्ट इन कानपुर वाज लेड बाय, बिल्कुल सही, नाना, वेरी गुड, नाना साहेब, नाना साहब। नेक्स्ट, द रिवोल्ट एट लखनऊ, लखनऊ से कौन थे, बिल्कुल सही, बेगम हसरत। ठीक है, नेक्स्ट, द ईस्ट इंडियन कंपनी रूल एंडेड इन इंडिया इन ईयर, अब ये ईयर याद होना चाहिए, 1858 में, है ना। इस रिवोल्ट के बाद में ये इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ओवर हो जाता है। नेक्स्ट, अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे लेड द रिवोल्ट इन मेरठ, ना मेरठ कहां से आ गया, दिस इज फॉल्स। सेकंड, बहादुर शाह सेकंड वाज प्रोक्लेम एम्पायर ऑफ हिंदुइज्म, बिल्कुल सही, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, थर्ड, सचिना रिमेन द रॉयल टू द ब्रिटिश, बिल्कुल सही, इन्होंने तो इनका साथ भी दिया था। नेक्स्ट, द निजाम सपोर्ट द रिबिलियन, निजाम सपोर्ट किया था रिबिलियन, नो, दिस इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, अब कुछ मैचिंग है आपके सामने। मौलवी अहमदुल्लाह, ये कौन थे, राव सेकंड को बोलते हैं। कुंवर सिंह किसके थे, इन्होंने रिवोल्ट को बिहार से किया था। तात्या टोपे कहाँ के थे, लीडर ग्वालियर के। नाना साहेब तो अभी पढ़ा है, कानपुर नहीं। लीडर थे ये कहाँ के, कानपुर के, है ना। सो वी कैन से इट्स a leader of revolt in Kanpur and Lakshmibai. Okay, next some question and answers. अब चलिए फर्स्ट बताइए, नेम द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, कौन कौन से सेंटर थे। सबसे पहले था आपका दिल्ली, कानपुर, बरेली, लखनऊ, है ना। नेक्स्ट, व्हाट स्पार्क ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, क्या चीज ऐसी स्पार्क हुई थी। सबसे पहले जो स्पार्क चीज हुई है, जो ग्रीस जो यूज हो रही थी, जो राइफल्स यूज कर रही थी, उसमें जो ग्रीस काव और पिग का जो फैट था ना, उसकी थी, वो सबसे मेन स्पार्क था इस रिवोल्ट का। ठीक है, इसके बाद एकदम रिवोल्ट ने तेजी पकड़ ली। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई इज फ्रॉम झांसी। सो यहाँ पे ना रानी लक्ष्मीबाई, इट्स नॉट रिबिलियन फ्रॉम कानपुर, इट्स झांसी। As from this we can know it's Jhansi. Okay, कुंवर सिंह बिल्कुल सही, बिहार से। तात्या टोपे ग्वालियर से थे। नाना साहब लखनऊ, एंड इट्स फ्रॉम झांसी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, तो यहाँ पे आपको पता है इन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई झांसी किंगडम की थी और बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थी, वहां की पावरफुल लीडर मानी जाती थी। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस मूवमेंट को कैरी करने की। नेक्स्ट, व्हाट वाज अ पॉलिटिकल कॉज, ये तो हमने पढ़ा है, जो ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी, एनेक्सेशन पॉलिसीज थी, जिसमें वो एनेक्स कर लेते थे, एक्सपेंशन कर लेते, वो पॉलिटिकल कॉज में रहता है इस रिवोल्ट के पीछे। नेक्स्ट, सेकंड, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द रिवोल्ट। अब रिवोल्ट का नेचर कैसा था, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नेचर था, है ना। ये देखो, हमने नेचर में सबसे पहले डिस्कस किया था, सबसे पहले ही ऊपर हमने बताया था इसका नेचर कैसा है। ये देखिए, नेचर रिवोल्ट का क्या था, एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था, पेट्रोलिज्म था, इंडिपेंडेंस की नीड थी, डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस था सबको, ये नेचर था। नेक्स्ट, व्हाई डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल, क्यों हुआ था, ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग, ड्यू टू लैक ऑफ यूनिटी, है ना। सो ये मेन चीजें हमने लास्ट में डिस्कस की है ना। नेक्स्ट, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवोल्ट। अब देखिए इस रिवोल्ट के कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ हमने बताओ, एक एक चीज देखिए कि नहीं देखी, ये रे इफेक्ट्स कि पहले ब्रिटिश क्राउन के पास हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, अब यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हटा दिया गया, है ना। और यहाँ पे लेजिस्लेचर काउंसिल में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया, एंड यहाँ पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके ये कहाँ चले जाते हैं, गवर्नमेंट, ये कहाँ पे पास हो जाता है, ब्रिटिश क्राउन पे पास हो जाता है। ठीक है, अब वायसराय आ जाते हैं गवर्नर जनरल की तरह। तो ये सारे कॉजेज उसके बाद हुए थे, और ये चैप्टर इज फिनिश। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. So that's all my dear learners for this class. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.